हेलो जी, दिस इज़ सिया फाक और मेरी ये जो प्लेलिस्ट है इसके अंदर हम सी फैप 3 यानी कि एसपीएम की चैप्टर वाइज क्विक समरीज 5 से 10 मिनट में या मैक्सिमम 15 मिनट में हम चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर आपने बाकी चैप्टर्स नहीं देखे तो आप लाजमी देख लीजिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे रिवीजन का टाइम और पहली दफ़ा चैप्टर को पढ़ने से पहले। बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर नंबर 2 हमारा जो है उसका नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट, और सबसे पहले आ जाता है पर्पज़ ऑफ इन्वायरमेंटल एनालिसिस कि हम इन्वायरमेंटल एनालिसिस क्यों करते हैं। बेसिकली इन्वायरमेंटल एनालिसिस का जो पर्पज़ है वो ये है कि हम देखना चाहते हैं कि जो हमारी एंटिटी है ये किस इन्वायरमेंट के अंदर सांस ले रही है। कोई भी इंसान होता है तो वो किसी इन्वायरमेंट के अंदर सांस ले रहा होता है, जी रहा होता है। तो इसी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें पता चले कि एंटिटी किस तरह के माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही है ताकि हम फिर अफेक्टिवली डिसीजन मेकिंग कर सकें। ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें हमारे पास दो तरह के मॉडल्स आ जाते हैं। एक है पेस्टल एनालिसिस जो कि आप कैफ में पढ़कर आ रहे हैं। पेस्टल एनालिसिस बेसिकली एक एक्रोनिम है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस या इन्वायरमेंटल इशूज़ और लीगल इन्वायरमेंट। इसको पेस्टल एनालिसिस को या पेस्टल मॉडल को हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये मोर और लेस जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो इसको कैफ में पढ़कर आ रहे होते हैं। हम पॉटर्स डायमंड मॉडल की बात करेंगे। पॉटर ने क्या बात की थी जी? पॉटर का जो डायमंड मॉडल है ना, ये इस तरह इसलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम उन रीजंस को एनालाइज कर सकें कि कुछ एंटिटीज़ वही बिजनेस कर रही हैं किसी एक कंट्री के अंदर, जबकि कोई और एंटिटी या वही एंटिटी वही बिजनेस कर रही है दुनिया के किसी दूसरे हिस्से के अंदर, लेकिन किसी एक कंट्री में उसकी जो नेचुरल फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट कर रही हैं, जबकि जो दूसरा हिस्सा है दुनिया का, कोई दूसरा मुल्क है, वहाँ पर वो बिज़नेस उतना सक्सेसफुल नहीं है। तो जो पोर्टर्स का डायमंड मॉडल है ये हमें बताता है कि ऐसी क्या वजूहात हैं। आगे चलते हैं जी, इसको अभी डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। पेस्टल एनालिसिस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि पॉलिटिकल क्या हो सकता है, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, टैक्सेशन पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन, सोशल वेलफेयर पॉलिसीज। इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें तो हमारे पास बिजनेस साइकिल आ जाता है, जीएनपी ट्रेंड्स आ जाते हैं, इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्पोजेबल इनकम। सोशो कल्चरल फैक्टर्स की बात करें तो पॉपुलेशन के डेमोग्राफिक्स क्या हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सोशल मोबिलिटी कैसी है, लाइफस्टाइल चेंजेस कैसे हैं, एटीट्यूड्स ऑफ वर्क एंड लेयर क्या है, लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है। टेक्नोलॉजिकल में हम देख लेते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन रिसर्च, गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री फोकस ऑन टेक्नोलॉजिकल एफर्ट। इसी तरह से स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, रेट्स ऑफ ऑब्सोलेसेंस। इन्वायरमेंटल में अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंटल के प्रोटेक्शन लॉज किस तरह से हैं, वेस्ट डिस्पोजल कैसे हो रही है। लीगल के अंदर ऑब्वियसली हमारे पास कंपटीशन लॉ आ जाता है, एम्प्लॉयमेंट लॉ आ जाता है, हेल्थ एंड सेफ्टी आ जाती है, प्रोडक्ट सेफ्टी। तो ये पेस्टल एनालिसिस का एक ओवरऑल पिक्चर है। हम इसको इसलिए डिटेल में नहीं बात कर रहे क्योंकि हमारे पास जो है पेस्टल एनालिसिस ये कैफ में हम ऑलरेडी पढ़कर आ रहे हैं। अच्छा जी, लिमिटेशंस क्या हैं पेस्टल एनालिसिस की? कि इतनी आसानी से इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस को कह लो कि क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, या उनको इतनी आसानी से उनका जो इन्फ्लुएंस है उसको देखा नहीं जा सकता कि क्या होगा फ्यूचर के अंदर। इसी तरह से जी कि जो पेस्टल एनालिसिस है उसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव एनालिसिस भी इन्वॉल्व हो सकता है। अगर हम पॉटर्स डायमंड की बात करें तो पॉटर ने बात की थी नेशनल कंपेटिटिव एडवांटेज की, कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कुछ बिजनेस की टाइप्स को बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव बना देती हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा बना देती हैं कि कुछ कंट्रीज़ के अंदर वो बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रहे होते हैं वही बिजनेसेस, और कुछ कंट्रीज़ के अंदर वो बिजनेसेस अच्छे से नहीं चल पाते। सबसे पहले वो बात करता है जी क्लस्टर। क्लस्टर क्या होता है कि कंसंट्रेशन होती है इंटरकनेक्टेड कंपनीज़ का सेम जोग्राफिकल रीजन के अंदर, यानी कि एक ही जोग्राफिकल रीजन के अंदर बहुत सी ऐसी कंपनीज जो एक ही लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर काम कर रही हैं, वो क्लस्टर होता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके अंदर आ जाता है कि कंपनीज जो हैं वो सेम इंडस्ट्री में भी हो सकती हैं, स्पेशलाइज सप्लायर्स भी हो सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स भी हो सकते हैं। फिर हमारे पास बात आ जाती है, इट मे ऑल्सो कंटेन एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशंस दैट प्रमोट इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट्स इन द इंडस्ट्री। ये मोस्टली क्या होता है, ये यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और उनके R&D सेक्शंस होते हैं। अमूमन ऐसा होता है कि कंपनीज़ में R&D के सेक्शंस हुआ करते हैं, उनका पूरा प्रॉपर डिपार्टमेंट हुआ करता है। अच्छा जी, मैनी ऑफ द फर्म्स विद इन अ जियोग्राफिकल क्लस्टर कम्पीट बट इन मैनी रिस्पेक्ट्स दे ऑल्सो कोऑपरेट। अच्छा, वो बात ये हो रही है कि एक क्लस्टर, हमने कहा कि एक जैसी कंपनीज एक ही जियोग्राफिकल रीजन के अंदर जब एक बहुत सारी हो जाती हैं तो उसको हम कहते हैं क्लस्टर। अब बात ये की जा रही है कि क्लस्टर के अंदर जो डिफरेंट एंटिटीज़ होती हैं वो एक दूसरे के साथ कम्पीट भी कर रही होती हैं और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी कर रही होती हैं। अच्छा जी, उसने बताया कि रीज़न क्या है नेशनल कंपेटिटिव एडवांटेज की, और पॉटर का डायमंड क्या कहता है। उसने कहा जी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी जो है ये ब्ला ब्ला ब्ला, ये इसका जो है वो डिस्क्लेमर है कि पहले ये कहा जाता था कि जो कोई भी कंट्री होती है वो इनहेरिट करती है कंपेटिटिव एडवांटेज ओवर अदर कंट्रीज़ को, लेकिन जो माइकल पॉटर है उसने कि नेशनल कंपेटिटिव एडवांटेज की जो थ्योरी है उसको पुट फॉरवर्ड कर दिया। इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, चार चीज़ें होती हैं, चार चीज़ें। फेवरेबल फैक्टर कंडीशंस। फेवरेबल फैक्टर कंडीशंस बेसिकली देखा जाता है आपकी
कह लो कि उस कंट्री के अंदर जिसके अंदर बिजनेस है, यानी कि कुछ बेसिक फैक्टर्स होंगे, कुछ एडवांस फैक्टर्स होंगे। बेसिक फैक्टर्स के अंदर फिजिकल रिसोर्सेज, नेचुरल कंडीशंस, और एडवांस फैक्टर्स के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक सिस्टम है। इसी तरह से रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करती हैं। रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज बेसिकली अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की जो फर्म्स होती हैं, ऑडिट फर्म्स या जो IT की फर्म्स होती हैं, बेसिकली ये उनकी बात हो रही है, क्योंकि ये इनका अपना सेपरेटली कोई गुड या सर्विस नहीं बेच रहे होते। ये दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या एंटिटीज़ होती हैं, ये उनको सपोर्ट बेसिकली प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो कहता है जी कि जब सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हाईली कंपेटिटिव होती हैं तो क्या होता है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और इनोवेशन जो है वो आप कंटिन्यूली कर सकते हो। हमें पता है कि इनोवेशन जो है वो एक बहुत महंगा शौक है। ठीक है जी। पोर्टर ने आर्ग्यू किया था कि जो कंपेटिटिव बेनिफिट्स हैं ऑफ एन इनोवेटिव सपोर्टिंग इंडस्ट्री आर ग्रेटर व्हेन फर्म्स इन सपोर्टिंग इंडस्ट्री आर देमसेल्व्स स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर्स इन ग्लोबल मार्केट। कि जब हम हमारी जो सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसा कि अगर हम बात करें, अगर हम ऑडिट फर्म्स की बात करें, जैसा कि PwC, EY, KPMG, डिलॉयट के जिस कंट्रीज़ के अंदर इस तरह की स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट कर रही होंगी, वहाँ पर ओवरऑल जो इनोवेशन है वो बहुत ज़्यादा हो रही होगी, क्योंकि कॉस्ट कम हो जाएगी। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट गिर जाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर आ जाता है डिमांड कंडीशन इन द होम मार्केट। होम मार्केट के अंदर जो डिमांड है, जैसा कि अगर मैं आपको बताऊँ कि जिस तरह हम बात करते हैं कि इंडिया है, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट समझा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनकी जो होम मार्केट है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है हर चीज़ की। आप मोबाइल फ़ोन्स ले लें या कोई भी प्रोडक्ट ले लें, तो अगर होम मार्केट के अंदर डिमांड होगी ना, उसकी वजह से लोग क्या करेंगे, इनोवेशन करने की कोशिश करेंगे, बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट लाने की कोशिश करेंगे, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन करने की कोशिश करेंगे, या फिर अपनी जो कॉस्ट है उसको कम करने की कोशिश करेंगे और एक ऐसी प्रोडक्ट लाने की कोशिश करेंगे ताकि लोग उनकी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करें। तो इससे क्या होगा कि जब आपकी होम मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा जो डिमांड होगी, तो उसकी वजह से आपको ग्लोबली बहुत ज़्यादा एज मिल जाएगा, क्योंकि वो चीज़ ओवरऑल आपको पूरी दुनिया में अपनी चीज़ों को सेल करने में हेल्प करेगी। इसी तरह से हमारे पास फर्म स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी है। स्ट्रेटजी क्या होती है कि कौन सी स्ट्रेटजी है जो बेस्ट सूट करेगी किसी इंडस्ट्री में। स्ट्रक्चर क्या है जी, कि हमने मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या रखना है। और राइवलरी ऑब्वियसली कंपटीशन इन द एनवायरनमेंट। तो हमने 4 चीज़ों की बात की पोर्टर डायमंड में: फेवरेबल फैक्टर कंडीशंस, रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, फर्म स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी और डिमांड कंडीशंस। अच्छा जी, इसमें गवर्नमेंट अपना कैसे रोल प्ले कर सकती है? गवर्नमेंट ऐसे रोल प्ले कर सकती है कि वो एजुकेशन और ट्रेनिंग सिस्टम जो है उसको किसी तरह से क्रिएट करे और वहाँ से जो लेबर स्किल्स हैं वो डेवलप हो सकें। फिर कंपनीज़ को रेज़ कर सकती हैं कि वो अपने परफॉर्मेंस लेवल्स को बहुत ज़्यादा जो है वो इन्हांस करे। ठीक है जी। गवर्नमेंट उनको ये फोर्स कर सकती है स्ट्रिक्ट प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस करवा के। इसी तरह से क्रिटिसिज्म है कुछ पोर्टल्स के डायमंड के ऊपर कि मोर रेलिवेंट है ऐसी कंपनीज़ में जो कि एडवांस्ड कंट्रीज़ में हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनकी ये बात नहीं करता। और ये जो है ये मल्टी नेशनल कंपनीज़ के लिए शायद ज़्यादा सूटेबल है, ये जो लोकल कंपनीज़ हैं उनके लिए शायद इतना सूटेबल नहीं है। ये था जी चैप्टर नंबर 2 SPM का, जिसके अंदर हमने बात की बिजनेस एनवायरनमेंट की। मैं बताता चलूँ कि ये जो सीरीज़ है इसको बनाने का मकसद ये है कि वो स्टूडेंट्स उस SPM को पहली दफ़ा पढ़ने जा रहे हैं या अच्छे से पढ़ चुके हैं और अब रिवीजन की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए मैं ये प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि क्विक चैप्टर समरीज बन जाएँ ताकि आप अच्छे से रिकैप कर सकें, गो थ्रू कर सकें और आपकी अच्छे से क्विक टाइम में 5 से 10 मिनट में रिवीजन हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, ये प्लेलिस्ट अच्छी लगे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए।